Welcome my near and dear student in our online channel. प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखा था। आज का जो ये लेक्चर होगा उसमें हम बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक जनरल पॉइंट होगा, उस जनरल पॉइंट पर एक सामान्य बिंदु पर हम विद्युत विभव देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हम अक्ष और निरक्ष यानी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, विद्युत द्विध्रुव के किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव ये है टॉपिक, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो देखें, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बना रहे हैं। आदत हमने सीख रखी है, सर पहले माइनस क्यों लिखेंगे और उसके बाद में प्लस क्यों लिखेंगे। ठीक, दोनों के बीच की दूरी हम a लिखते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल p से, जिसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से और प्लस क्यू। ठीक है, और फॉर्मूला उसका किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मिड पॉइंट हुआ O। अगर मैं अक्ष पे जाता, एक्सियल पोजीशन पे जाता तो मैं 0 डिग्री एंगल बना करके जाता। अगर मैं निरक्ष पे जाता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता तो मैं 90 डिग्री एंगल बना के जाता। अब मैं ना तो 0 डिग्री बना रहा हूँ ना मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ, मैं एक जनरल थीटा एंगल बना करके जा रहा हूँ। ठीक, ये ठीक, ये एंगल हुआ थीटा और ये डिस्टेंस हुई आपकी r। ठीक, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक हो गए r, थीटा। आपने 10th क्लास में 11th क्लास में कार्तीय निर्देशांक पढ़े हैं, जिसको हम लिखते हैं 2D में x, y और 3D में x, y, z। कोई पॉइंट x एक्सिस पर 5 मीटर चलता है,
ऐसे एक्स एक्सिस पर 5 मीटर चला, फिर वाई एक्सिस पे 10 मीटर चला, तो उसके निर्देशांक हो गए 5,10। ऐसे ही एक पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। उसमें पहला जो टर्म्स होती है, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है, पहला जो निर्देशांक होता है वो डिस्टेंस को बताता है, और दूसरा जो निर्देशांक होता है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो बताता है एंगल को। तो कोई भी पार्टिकल थीटा एंगल बना करके कितनी दूरी चला है, आर दूरी चला है, तो ये उसके कौन से कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। और यहाँ पर है हमारा पॉइंट कौन सा, पी। यहाँ ज्ञात करना है हमें विद्युत द्विध्रुव। तो मुझे केवल एक फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव के लिए आता है, V इक्वल टू जो पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदुवत आवेश के लिए लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में R। निकलवा चुके हैं बेटा, केवल बिंदु आवेश के लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक। और ये दोनों बिंदुवत आवेश हैं, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए R डिस्टेंस का मतलब यहाँ क्या है, इन आवेशों को इस बिंदु से मिलाइए, वो डिस्टेंस होगी। तो हमने आवेशों को बिंदु से मिलाया, ठीक। इसको भी बिंदु से मिलाया, बिंदुवत आवेश से मिलाया, इट्स ओके, ठीक। अब आगे देखें, कि हमारा एम क्या है, हमें द्विध्रुव के सामान्य बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। ये हमारा एम है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट स्मॉल p। विद्युत द्विध्रुव के सामान्य बिंदु p पर हमें विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है आज का, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सॉरी उद्देश्य है, एम है। आई बात समझ में? अब आइए ध्यान से देखिए, बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक यानी पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है, अर्थात बिंदु P की बिंदु P की पॉइंट O से दूरी r तथा r सदिश, दूरी को हमने विस्थापन के रूप में माना है, सदिश राशि लगाइए, r सदिश और p सदिश, ये पूरा p सदिश आपका, वह p सदिश स्मॉल p लिखना है के मध्य कोण थीटा है। ये ध्रुवीय निर्देशांक का मतलब, ठीक है। यानी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is r, theta. It means the distance of point P from midpoint O is r and the angle between r vector and P vector is theta, ठीक। r व P वेक्टर के मध्य जो कोण है वो कितना है, थीटा है। अब आगे देखें, ठीक।
ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की मैंने R1 मान ली, ये डिस्टेंस मैंने R2 मान ली। ठीक, तो सबसे पहले इस चार्ज के कारण कितना विभव होगा, प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। ठीक, तो V1 कह रहा हूँ मैं इसको, फॉर्मूला आपके पास में लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। इसी प्रकार माइनस Q के कारण V2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2। गलती बताएं क्या कर दी है, आवेश को उसके साइन के साथ में रखना है, क्योंकि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ Q व्हेन यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। जब आप माइनस Q के कारण विद्युत विभव निकालने बैठो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने बैठो, तो आपको इस वाले Q के आगे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। कुल विभव निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दें, अतः बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ये छोटे बच्चों की बात नहीं है, अब आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। अंदर बचेगा 1 अपॉन में R1 माइनस ये इस वजह से 1 अपॉन में R2। एम आई राइट? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरा काम स्टार्ट होता है यहाँ से, R1 व R2 का मान ज्ञात करना। ये है इस टॉपिक की जान, और ये जिस बच्चे को समझ में आ गई उसको ये टॉपिक समझ में आ गया, उसके लिए न्यूमेरिकल इजी हो गए, उसके लिए ये टॉपिक इजी हो गया। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो सारे इजी हो गए। ठीक है, तो देखें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। दो लाइन ध्यान से समझना, एक ही बार बताऊंगा मैं, इस प्रकार की हैं। ठीक, ये एंगल जो इनके बीच में है, ये एंगल सपोज थीटा है, वो थीटा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, छोटा सा एंगल बनता है। ठीक है, मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। अगर ये लाइन, और कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है, अगर ये लाइन इस तरीके से होती, दोनों पैरेलल होती और बीच का एंगल स्मॉल ना होकर के 0 डिग्री हो जाता, तब तो हम सिंपल क्या करते, बता देते सर ये वाली लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है। ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है ये बताने के लिए मुझे इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ता, लंब डालना पड़ता, और ये हिस्सा मुझे हटाना पड़ता, तब जा करके ये दोनों बराबर हो जाती। यही कहानी यहाँ पर है, ध्यान से देखें। ये एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सर कितना स्मॉल है कि ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हों एक दूसरे के। ठीक, तो मुझे ये देखना है कि ये वाला टुकड़ा कितना बड़ा है, तो मुझे यहाँ से क्या डालना पड़ेगा, इस पर एक लंब डालना पड़ेगा और ये वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा। लंब डालते ही जैसे आप लंब डालोगे ये एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों लाइनें सीधी हो जाएंगी। समझ में आई बात? जैसे कोई दो लाइन है बेटा, इस तरीके से वो झुकी हुई हैं
और ये जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है इनमें से कितना टुकड़ा हटाऊं मैं कि दोनों बराबर हो जाएं, समझ में आई बात। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक लंब डाल दो। लंब डालते ही जैसे ही आप लंब डालोगे दोनों के बीच में लाइन इस तरीके से हो जाएंगी, यानी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप लंब डालोगे तो पता लग जाएगा आपको कितना टुकड़ा आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इम्पोर्टेंट बात है, ज़रा दिमाग पे जोर देना। अगर तुम ध्यान से देखो तो वही स्थिति ये है, बैठा दिमाग में। दोनों लाइनें आप देखें तो झुकी हुई हैं और ये एंगल बहुत ही छोटा है, ठीक है। मुझे ये देखना है कि इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए, कितना टुकड़ा हटाया जाए, इसमें से कितना टुकड़ा हटाया जाए। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ से मैं इनका नाम ले देता हूँ A B। तो मैंने यहाँ से एक क्या डाल दिया, इस पर एक लंब, और इसका नाम दे दिया C। अब कितने लोग बता देंगे कि कौन सा टुकड़ा है जो मुझे हटाना पड़ेगा। क्या मुझे OC नहीं हटाना पड़ेगा? जैसे ही मैं इस OC को हटा दूंगा यहाँ से तो ये PB और PC लगभग एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थीटा जो है वो बहुत स्मॉल एंगल है। इस चीज़ पर ध्यान से आपको दिमाग लगाना है, समझना है, इम्पोर्टेंट बातें हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे पर किसी बहुत ही छोटे एंगल से झुकी हुई है, मुझे इन दोनों को बराबर करनी है। बराबर करना है तो मुझे लंब डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये लाइनें बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, मुझे समझ में आ जाएगा ये टुकड़ा मुझे हटाना है। सेम कहानी ये है, ये एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मुझे इन दोनों को बराबर करना है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो कितना टुकड़ा हटाऊँ मैं? तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसे जो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर काटा, C पर। अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो टुकड़ा है वो हटाना पड़ेगा, यानी PB और PC बराबर होने के लिए OP में से OC को हटाना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, PB लगभग बराबर है PC के। दोनों को बराबर करने के लिए OP में से OC वाला टुकड़ा हटाना पड़ेगा, तब PB और PC एक दूसरे के बराबर होंगी। मेरी बात को बार बार दिमाग में रिपीट करना, समझ में आएगा, ठीक है। तो देखें, बिंदु B से रेखा OP पर डाला गया लंब C पर काटता है, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन लाइन OP, perpendicular which is drawn on line OP intersect at point C, ओके। अतः चित्र की ज्यामिति से, यानी विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री ऑफ डायग्राम, ध्यान से समझ लेना, PB या BP लिख दो, कुछ भी लिख दो, BP लगभग बराबर है किसके, PC के। और PC को निकालने के लिए मुझे OP में से OC वाला टुकड़ा हटाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ? अब OC की लाइन, OC कैसे कैलकुलेट करें? ये OC वाला टुकड़ा कितना है? ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कितना होगा? कर्ण A/2 आधा। समकोण त्रिभुज राइट एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल। इस ये 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हुआ? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ठीक। ये थीटा के सामने वाला क्या हुआ? ये थीटा के जो सामने होता है उसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को यानी लंब को ये लिख देता हूँ मैं लंब, और ये कर्ण हाइपोटेनियस H, ठीक है।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से मिलकर के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइन करते हैं, कॉस करते हैं क्या, कॉस बराबर होता है क्या, नहीं बेटा सॉरी आई एम सॉरी, ये नहीं फाइंड आउट करना है हमको, एक्चुअली हमें तो ओसी फाइंड आउट करना है ना। हाँ, तो ये हाँ ये ठीक है, ये लंब है, लेकिन हमें ये चाहिए, तो ये आधार है यानी बेस। तो आधार और कर्ण मिलकर के फिर से घबराएं नहीं, 90 के सामने वाला कर्ण हुआ हाइपोटेनियस, हमें ये फाइंड आउट नहीं करना था, सॉरी, हमें ओसी फाइंड आउट करना है, और ये आधार हुआ बेस हुआ। तो आधार और कर्ण मिला करके यानी बेस और हाइपोटेनियस मिला करके कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, हिंदी मीडियम वाले सूत्र यूज करते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो बेस कितना हुआ अपना BC, सॉरी OC, कॉस थीटा इक्वल टू OC, ये तो अपना आधार हो गया, मैंने साफ साफ लिख दिया है, कंफ्यूज ना हो, बटे कर्ण अपना कितना हुआ OB, तो यहाँ से OC बराबर कितना आया OB कॉस थीटा, OC बराबर OB A/2 है, A/2 कॉस थीटा। अब वैल्यू आप लिखते हैं, OP की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए तो आप, OP की वैल्यू सर R है, डायग्राम में नोट करना, माइनस OC की वैल्यू कितनी है A/2 A/2 कॉस थीटा, ठीक है। तो और आपका जो ये लेंथ आ गई किसकी, PC की, ठीक है। अब देखें आगे, तो PC कितना आया, PC आया OP माइनस OC यानी R माइनस A/2 कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये PC किसके बराबर है, BP के बराबर, और BP को हम R1 कह रहे हैं क्या, तो R1 बराबर R माइनस A/2 कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितने लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इस पूरे डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जिसको बच्चा रटने की कोशिश करता है, मैं नहीं चाहता कि आप रटें। फिर से समझ लेना, ये दोनों लाइनें झुकी हुई थी, मुझे ये देखना था कि ये बराबर कैसे हों, कितना टुकड़ा हटाना पड़े कि ये बराबर हो जाएं या जोड़ना पड़े, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। यहाँ आपको ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन बड़ी है, ठीक है, और ये वाली लाइन छोटी है। अब कितना टुकड़ा हटाना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको बेटा यूज करना ही पड़ेगा, कितना टुकड़ा आपको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, उसने पॉइंट C पे काटा, हमें समझ में आने लगा कि ये दोनों टुकड़े अब ये दोनों टुकड़े अब इक्वल हो चुके हैं, तो ये फालतू का टुकड़ा हुआ, वो फालतू का टुकड़ा हमने हटा दिया, दोनों टुकड़े बराबर हुए, फालतू का टुकड़ा हमने पूरी जो ये लेंथ थी उसमें से इसको हटा दिया, ठीक है। अब मुझे OC की वैल्यू और OP जो है उसका हमने सिंबल यूज कर रखा है, वो लेंथ कितनी है R लिखा, OC हमने कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल लिया जो यहाँ पुट कर दिया, ये PC है और PC लगभग बराबर किसके, BP के, कहाँ है BP, ये रहा, और BP का सिंबल बेटा R1, तो मैंने यहाँ पे R1 लिखा, ठीक। तो यहाँ से फॉर्मूला है R माइनस A/2 कॉस थीटा, ठीक। अब मुझे निकालने किसकी वैल्यू, R2 की, तो देखें देखो, मैं किसी भी डेरिवेशन को लेंथी नहीं करता हूँ, केवल समझाऊंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ये नहीं मैं आपको एक मटेरियल बना के दे दूँ और आप उसको रटते फिरें, बस नहीं, आप अपना दिमाग यूज करेंगे और कल मुझे कमेंट कर करके पूछेंगे कि जो मैंने बताया था। तो इसी प्रकार अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R2 की। तो इधर देखें ज़रा, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो अब की बार मैं बता के जा रहा हूँ, कल आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएं और समझें चीज़ को। ध्यान से देखें, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो अब की बार
मुझे इस रेखा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लंब तो मुझे या तो ए से डालना है या बी से डालना है, ये तो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मुझे बराबर करने के लिए जरा देखें, ये तो पहले से ही छोटी है, तो मुझे क्या इसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा? ध्यान से देखें जरा, बढ़ाने के बाद आपको इस पर लंब डालना पड़ेगा, और इसका नाम सपोज मैंने दे दिया डी। बेटा दिमाग में, आपको बढ़ा करके देन आपको इस पर लंब डालना पड़ेगा, मैंने इसका नाम दे दिया क्या? डी। बेटा दिमाग में, बोलो कोई कंफ्यूजन? क्या नाम दिया इसका? डी नाम दे दिया। ठीक है, अब आपका काम क्या है? आप RTU की वैल्यू निकालेंगे, और मैं बता रहा हूं आपको आएगी R प्लस a/2 cos थीटा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है जो आप कल सॉल्व करके लाएंगे। बस कि सर ने कैसे, मैंने बताया, मैंने यहाँ से इसको इंक्रीज किया, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ से लंब डाला। अब आप अपने कितने लोग दिमाग की प्रैक्टिस करते हैं और ये निकाल के लाते हैं कि R2 बराबर R प्लस a/2 cos थीटा। आप अपना दिमाग यूज कीजिए, जब आप सफल हो जाएं तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपको जितनी खुशी होगी आप सोच नहीं सकते। बेटा दिमाग में, अदरवाइज मैं बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल आते ही इसी को बताऊंगा मैं कि ये R प्लस a/2 cos थीटा कैसे आया। तो एक वैल्यू आ गई R1 की R माइनस a/2 cos थीटा, और दूसरी वैल्यू आ गई R प्लस a/2 cos थीटा। दोनों वैल्यू को मैं किस इक्वेशन में पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखें, डायग्राम की अब मुझे शायद कोई ज़रूरत नहीं है, आप पॉज करके इसको बना सकते हैं। तो देखें, इक्वेशन समीकरण 1 से v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 की वैल्यू थी R माइनस a/2 cos थीटा माइनस R बटे R प्लस a/2 cos थीटा। बिल्कुल टेंशन मत लेना, सर ये क्या कर दिया आपने, इसको बताया क्यों नहीं? मैं चाहता हूं कि आप एक खुशी का अनुभव करें। अभी आपको थोड़ी देर के लिए परेशानी महसूस हुई, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे अपना दिमाग यूज करके, तब आपको जो खुशी होगी ना, वो आप खुद मुझे बताना। कल आते ही बताऊंगा कल कि ये कहाँ से आया है। बेटा दिमाग में, बहुत बड़ा काम नहीं है, वही कॉस डिफाइन करना है, मैंने बता दिया आपको लंब डाल करके, और कुछ भी नहीं है। एलसीएम ले बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों, ये दोनों यहां पर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं दोनों लिखूंगा तो दोनों का गुणनफल होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी से उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? ये दोनों का, इन दोनों का गुणनफल है। जब आप एलसीएम से सॉल्व करने बैठेंगे तो ये माइनस वाली टर्म्स कटेगी, केवल प्लस वाली आएगी यहाँ पर। ये छोटी छोटी बातें हैं, और यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कटेगा, कौन सा वाला आएगा? माइनस वाला, R माइनस a/2 cos थीटा। ठीक है, आगे देखें अब। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए ध्यान से, ये R पॉजिटिव और ये वाला R नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाहर माइनस लग रहा है तो ये प्लस का होने वाला है। a/2 cos थीटा, a/2 cos थीटा, हाफ हाफ अब मिल करके और कंप्लीट हो जाएगा। कितना? a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, Q और A मिल करके, अब मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, P बन जाता है P cos थीटा, स्मॉल p कहते हैं इसको, और 1 अपॉन, ये Q और A मिल करके बनाया है मैंने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो का त्यों लिखें, ये स्मॉल p R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा।
ठीक, वही मेरा तरीका। अगर ये वाली डिस्टेंस बहुत बड़ी है, नो, किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में, तो समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिए, समुद्र पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ना, इसको नेगलेक्ट मान के छोड़ दें। तो v बराबर आया 1/4πε0 p अपॉन में r स्क्वायर। और कुछ बुकों में आपको ये 1/4πε0 एक सिंगल कांस्टेंट k से लिखा मिलेगा, तो kp अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और हम मिस करते आ रहे हैं, cos थीटा, ये वाली लिख देते हैं, kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर फाइनल फॉर्मूला। मैं इसको k लिखने की सलाह बहुत कम देता हूँ आपको, क्योंकि इससे बच्चे आगे जा कर के k कई सिंबलों में यूज होगा, कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको 1/4πε0 की टर्म्स में ही याद रखेंगे। अब एक चीज़ देखें आप, अगर मुझे इससे एक्सियल पोजीशन अक्ष के लिए निकालना है, आपको होमवर्क है ये, तो मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखूंगा 0 डिग्री, तो अक्ष का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मुझे निरक्ष के लिए निकालना है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, तो मुझे कितना डिग्री चलना पड़ेगा, 90 डिग्री। ऐसे तो चलते हैं, अक्ष में 0 डिग्री चलते हैं, निरक्ष पर हम 90 डिग्री चलते हैं, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, कहीं तक भी, इसमें भी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो ये दोनों आप पुट करके अक्ष और निरक्ष का भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो कल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये r + a/2 cos थीटा कैसे आया, जब आप खुद एक बार कोशिश कर लेंगे उसके बाद में। ठीक, थैंक यू।